हेलो, साउंड के बारे में बताना बेटा। आवाज़ कम आ रही होगी तो मैं बढ़ा दूंगा इसको थोड़ा सा। अगर आवाज़ कम आ रही होगी तो मुझे बताना, मैं बढ़ा दूंगा इसको, ठीक है। ओके, डन करे बेटा, शाबाश। अंकुर, शानी। लाइव क्लास में आपका स्वागत है। मैं विक्रम सिंह आपके साथ, और बच्चों तुम हो मेरे साथ। शाबाश। सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति। ठीक। चलो बच्चों, यहाँ पर सरल रेखा में गति न्यूमेरिकल सीरीज और लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 चल रहा है बच्चों। ओके, सवाल करोगे? बिल्कुल सर, हम सवाल करेंगे। सवाल करने का ही तो टाइम है सर, सवाल करने का ही टाइम है ये। हम सवाल करेंगे सर, पक्का। हम्म। सवाल लिख दिया जाए बच्चों। शाबाश। क्वेश्चन करा देना सर, सवालों का ही चलेगा बेटा, सवाल ही लिखने जा रहा हूँ। ओके, शाबाश बच्चों। चलिए, अब देखिए, वाई अक्ष पर गतिमान एक कण पर त्वरण ए बराबर 10-5 वी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि कण को ऊपर की ओर या वाई अक्ष की ओर, ऊपर की ओर ना लिखें बेटा, ऊपर की ओर नहीं, कण को धनात्मक वाई अक्ष पर एक वेग 20 मीटर पर सेकंड प्रदान किया गया तो y बराबर 5 मीटर पर कण का वेग ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा हमारा जो सरल रेखा में गति का जो लेवल है बेटा, वो बढ़ गया है। यानी आज हम सरल रेखा में गति का जो लेवल है हमारा, उसमें बेटा हम जेई नीट पे चले गए हैं, बड़े आराम से चले गए हैं। हम पिछले 3-4 दिनों से हम मेहनत कर रहे हैं, तो हम जेई नीट पे चले गए हैं बड़े आराम से। ठीक। तो सवाल उसी लेवल पर आ गया है। वाई अक्ष पर गतिमान एक कण त्वरण इतने इतने, देखो वेग पर निर्भर है ये, और वाई अक्ष पर प्रारंभिक वेग जो दिया गया है बच्चों, वो दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड प्रदान किया गया है। ठीक। यहाँ सवाल पूछा गया है 5 मीटर, वाई बराबर 5 मीटर पर जब कण है तो उसका वेग क्या होगा। ठीक। तो यानी सिंपल सी चीज़ है कि त्वरण के समीकरण को, त्वरण के समीकरण को बेटा किस में बदलना है? वेग के समीकरण में बदलना है। तो त्वरण का जो समीकरण है, देखो ये रहा त्वरण का समीकरण। अगर इस त्वरण के समीकरण को हम हल करते हैं, हम हल लिख देते हैं। देखो, त्वरण को हम जानते हैं दो तरीक़ों से, एक होता है dv/dt और एक होता है v dv/dy, क्योंकि y अक्ष पर गति है तो ये भी होता है। ये समीकरण कैसे बनता है ये मैंने बार बार बताया बच्चों। जब मैं v को dv/dt लिखता हूँ तो अपनी तरफ से dy से गुणा dy से भाग कर देता हूँ। y अक्ष पर थोड़ा सा विस्थापन जो मैंने माना है, वो माना है मैंने dy। तो बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, ये जो चीज़ होती है ना, ये dy/dt, ये क्या बन जाता है? विस्थापन परिवर्तन की दर।
तो वाई अक्ष पर ये वेग बन जाता है। तो अब मैं इसको v लिख दूँ dy बाई डी टी को, तो ये v dv बाई dy होता है। नहीं, त्वरण की बेटा ये दो परिभाषाएं होती हैं, ये दो सूत्र होते हैं। समयानुसार यदि विस्थापन पे त्वरण को देखना है तो विस्थापन के साथ त्वरण ये रहता है वेग और विस्थापन में, जहाँ से गति का तीसरा समीकरण बनता है, और ये गति का पहला समीकरण होता है बेटा dv बाई डी टी। तो यहाँ देखा जा रहा है कि त्वरण जो है दरअसल वेग के साथ संबंधित है, और वेग 5 मीटर की दूरी पर पूछा गया है या विस्थापन पर पूछा गया है, और प्रारंभिक वेग ये है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, यानी ये u की वैल्यू है ना। चलिए, अब सिंपल सी बात हो गई, फंडामेंटल समझ में आ गया बच्चों। अब तो लगा सकते हो सवाल में, अब तो लगा सकते हो। तो हल में क्या पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचेंगे हल में यहाँ पहुँचेंगे बेटा। देखो ऐसे यहाँ से हल शुरू कर दें, ये वाली परिभाषा इस्तेमाल कर लें, dv बाई dy, और कैसा कहा त्वरण को ऐसा कहा 10 माइनस 5v, ऐसा कहा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, v dv और 10 माइनस 5v बराबर dy। ये एक समाकलन है जो तुम्हें हल करना है। ये समाकलन तुम हल कर दोगे तो v और y में सीमाएं लगा दोगे, ये तुम्हारा सवाल हल हो जाएगा। सर ये समाकलन परेशानी पैदा करेगा? कोई परेशानी पैदा नहीं करेगा बेटा, ये बिल्कुल सिंपल सा समाकलन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सरल सा समाकलन है ये वाला। ये इधर समाकलन लगा दो, इधर समाकलन लगा दो, यानी यही वो समीकरण है जो v बता देगी y पे। अभी समाकलन को तुम कैसे हल करोगे वो तुम्हारे अपने ऊपर है, तुम समाकलन के बारे में कितना जानते हो, है ना। यहाँ से आसानी से इसको हल कर सकते हो। अब बेटा दूसरा तरीका देखते हैं। ये a है, a को लिख दिया मैंने dv बाई डी टी त्वरण है, और मैंने लिखा 10 माइनस 5v, तो ये हो गया dv बाई डी टी। ये समय पे लेके जाऊँगा मैं, इसको टाइम पे लेके जाऊंगा मैं, और दोनों को करके दिखाऊंगा बेटा। अगर समय पे यहाँ वाई पे देख रहा हूँ, समय पे पूछेगा तो वो भी बता देंगे हम, ठीक है। ये आ गया, देखो ये हो गया 10 माइनस 5v, ये हो गया dt। ये भी समीकरण है जो समय के हिसाब से जाएगा, dv के नीचे v और dt था, यानी समय पर निर्भर होगा। अगर मैं करूँ इसका समाकलन तो ये हो गया ln 10 माइनस 5v 1/5, और ये बेटा माइनस में, और ये हो गया u, और ये हो गया v, और ये हो गया t, और ये हो गया 0, ये हो गया t। समय की कोई सीमा लगा दी 0 से t तक। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी अगर मैं u और v, u का मान क्या रखूँ बेटा, u का मान कितना है 20 है, 20 है, ये लो। तो कुल मिलाकर ये भी एक समीकरण हो गई। अब इस समीकरण को थोड़ा आगे कर दूँ और थोड़ा ठीक कर दूँ बेटा इसको, तो ये हो गया -1/5, और ln में ये सीमा लगा दूँ 10 माइनस 5v और 10 माइनस 5u, बेटा इधर कर दूँ t, तो ये माइनस इधर पहुंच जाएगा और ये 5 साथ में आ जाएगा, ऐसे -5t यहाँ से हट जाएगा बेटा, ये आ गया। इस ln को अगर आगे बढ़ाना है तो ln का आधार होता है e, तो हो जाएगा 10 माइनस 5v, और ये हो जाएगा e की पावर -5t। तो बेटा ये देखो यहाँ से 10/10 माइनस 5u, ऐसा है ना, ऐसे पूरा करके लिखता हूँ, e की पावर -5t, ऐसा हो गया। देखो तो यहाँ से भी तुम्हें v मिल जाएगा किसी भी समय पे, किसी भी टाइम पे तुम्हें यहाँ से भी ये v मिल जाएगा। u की वैल्यू तुम्हारे पास है, u की वैल्यू कितनी है, ये देखो ये लगी हुई है u की वैल्यू, u बराबर 20 है, ये देखो ऐसे। ओके, तो देख पा रहे हैं कि जेई नीट में किस तरीके से अवकलन और समाकलन का इस्तेमाल हो जाता है। बेसिकली जेई में ज़्यादा होता है, नीट में इतना समाकलन और अवकलन का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ इस तरीके से ले लिया कि भाई ऐसा सवाल है 10 माइनस 5v। बेटा ये चीज़ होती कैसे है, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है। ये होता है ऐसे कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं वाई अक्ष पे, तो वहाँ पे जो जी होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, मान लो वो नीचे को लग रहा है, या हम वस्तु को नीचे की तरफ फेंकते हैं वो नीचे जी लग रहा है, लेकिन हवा का जो प्रतिरोध होता है, हवा का जो त्वरण होता है, किसी भी वस्तु पे हवा का जो त्वरण होता है वो वेग के समानुपाती होता है, यानी वो ऐसा ही होता है, माइनस में होता है, विरोध करता है गति का। तो वास्तव में जब प्रकृति में गुरुत्व त्वरण के अधीन वस्तुएं गति करती हैं, वो ऐसे नियम के आधार पर गति करती हैं, उनके नियम चर घातांकी होते हैं।
हम यहाँ क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हवा का प्रतिरोध, बात को समझना बेटा, हवा का प्रतिरोध या हवा का घर्षण हम मान रहे हैं कि ये जीरो है, शून्य है। पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में जितना ज़्यादा वेग होता है हवा का प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा होता है। अगर हवा का प्रतिरोध ना हो तो हम अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ को कितनी भी तेज़ चला सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जब आप बाइक को या मोटर बाइक को देखते हैं चलते हुए या साइकिल पे चलते हैं तो हवा कितनी तेज़ी से लगती है। जितनी जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ाते जाते हैं उतनी उतनी ज़्यादा हवा चलती जाती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, वास्तविकता की दृष्टि से देखा जाए तो ये चरघातांकी होता है बेटा। इसका नाम क्या है, इसे कहते हैं चरघातांकी। तो चरघातांकी का एक मैंने छोटा सा नमूना पेश किया आपके सामने। चरघातांकी कैसी निर्भरता है ये मैंने छोटा सा नमूना पेश किया आपके सामने, जिसमें मैंने जी को भी रखा, मैंने एक त्वरण भी रखा, और इस त्वरण को मैंने ऐसा लिख के दिया आपको कि भाई इसमें जी भी देखो, अगर मैं इसको 10 को बना दूं तो 10 क्या है, ये जी है भाई। 10 तो जी का ही मान है, 9.8, 9.8। और जी अगर नीचे की तरफ वस्तु का वेग बढ़ाता है तो हवा के कारण लगा प्रतिरोध ऊपर की तरफ उसके वेग को रोकता भी है। और जितना ज़्यादा वेग होगा उतना ज़्यादा ब्रेक लगेगा उसके ऊपर। तो ये जो समीकरण है, इस तरह का समीकरण, वास्तव में ये प्रैक्टिकल समीकरण है, ये रियल वैल्यू इक्वेशन है गति के लिए। हवा में वस्तुएं किस नियम के आधार पर गति करती हैं, तो ये बेटा ये वो नियम है, और ये इसका समय पर इसका निरूपण है। टाइम पे इसे इधर पहुंचा दो, ये भी निकल जाएगा यहाँ से, ये इसका इधर का नियम है। ठीक, तो ये सवाल जिसे मैंने पहले ही लिख दिया भाई, आज का नंबर जेईई नीट का है। और अगर ऐसे सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखना चाह रहे हो तो इस वीडियो के नीचे डाउनलोड करो पीडीएफ, उस पीडीएफ में ऐसे कई सवाल हैं। ठीक, अब डिपेंड करता है कि सर समाकलन की स्थिति को कैसे इसको सॉल्व करें। तो इसके सॉल्व करने के बेटा अपने आप के तरीके हो सकते हैं। ये वी ऊपर है, ये वी नीचे है, इसमें वी में कुछ जोड़ लो, कुछ घटा लो, समाकलन की फॉर्म में ले आओ, बना लो इसको। ठीक, चलिए यहाँ से आगे की समस्या बेटा आपकी है। समय पर वेग की निर्भरता मैंने बना के दे दी आपको, ये देखिए, ये समय पर वेग की निर्भरता है। वाई पर वेग की निर्भरता ये आपकी है। इस समाकलन को आज नहीं हल कर पा रहे बच्चों, 11वीं में पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, ये समाकलन समझ में आ जाएगा बेटा। थोड़े दिन में जब समाकलन का अध्ययन होगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपके माइंड में लिंक कर जाएगी। जब आप बड़े होंगे, थोड़ा पढ़ेंगे समाकलन को, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली लिंक कर जाएगी। ये समाकलन 11वीं की समस्या है, इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म नहीं कर सकता। ऐसा बहुत करते हैं टीचर कि इसमें समाकलन फंसेगा 11वीं में, इस चीज़ को मत पढ़ाओ। मैं ऐसा कभी नहीं करता, मैं जो पढ़ाता हूँ बस पढ़ाता हूँ। समाकलन फंसेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, समाकलन को आप सॉल्व करेंगे, ये वो समाकलन है जो आपको करना है। ओके, शाबाश। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन डाल रहा हूँ, शाबाश। अगला उदाहरण बेटा सिंपल उदाहरण दूंगा, इस बार आसान उदाहरण लिख रहा हूँ। एक मैं इजी लिखूंगा, एक मैं मुश्किल लिखूंगा। एक क्वेश्चन मैं आपको इजी दूंगा, एक क्वेश्चन मैं आपको आसान दूंगा, मतलब मुश्किल दूंगा, डिफिकल्ट दूंगा। तो अगला क्वेश्चन आसान है। ये कह रहे हैं एक्स अक्ष पर गति करते कण की चाल एक्स पर निर्भर है v बराबर वर्गमूल 16 माइनस 4x। कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। बेटा ये बहुत पढ़ाई हुई चीज़ है, ये मैंने तुम लोगों को पढ़ा रखा है, करके दिखा दो मुझे, फटाफट मुझे आंसर बता दो इसका। ठीक, यहाँ लिख दूंगा मैं मीटर पर सेकंड, ये लो, मात्रक भी आ गया। इसका आंसर मुझे बता दो, ये सिंपल सवाल है। शाबाश बच्चों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया बेटा, कर दो फटाफट, कर दो इसको। सुनिधि, ये 11वीं क्लास का लेवल है बेटा। भूवी कह रहे हैं वीडियो रुक रहा है, वीडियो चल पड़ेगा, डोंट वरी, वीडियो चल पड़ेगा, कोई इशू नहीं है, वीडियो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 11वीं क्लास के लेवल का सवाल है बच्चों, ये 11वीं क्लास के लेवल का सवाल है बेटा।
त्वरण ज्ञात कीजिए। किताबों में भी मिल जाएगा आपको, जब आप किताबें पढ़ेंगे। मेरे ज़्यादातर सवाल वैसे किताबों में मिलते नहीं हैं, प्राइवेट किताबों में। और एनसीईआरटी को मैं लाइव क्लास में डिस्कस करता नहीं हूँ बेटा। एनसीईआरटी के सवाल मैं लाइव क्लास में डिस्कस नहीं करता, और मेरे नए सवाल किताबों में ज़्यादातर मिलते भी नहीं हैं। पर ये सवाल आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करिए, अगर आपने किया है तो आंसर लिख के टाइप करके भेज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। अगर आपने इसका आंसर लिखा तो मुझे बता देना बेटा, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। इसका आंसर अगर आप मुझे बता दें, बड़ी मेहरबानी होगी। यूट्यूब वाले बता दें बेटा, यूट्यूब वाले, ठीक। हाँ, चलिए। तो बच्चों क्या करें, इसका त्वरण देखिए। कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण यानी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलेशन नहीं बेटा, एक्सेलेशन बोलते हैं बहुत लोग। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, है ना। त्वरण ज्ञात कीजिए। तो क्या हो गया, स्क्वायर कर लें। वी स्क्वायर बराबर 16 माइनस 4x। बेटा ऐसे कर लें, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2ax। एक समीकरण होती है तीसरे वाली, इससे तुलना कर लें बेटा। तो u पता हो गया तुम्हें 4, और a पता हो गया तुम्हारा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो बेटा, दोनों चीज़ें मिल गई, प्रारंभिक वेग भी मिल गया, ए भी मिल गया। तुलना करने पर क्या लिख दिया, तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो मैंने बहुत कहा था कि बहुत आसान सवाल है बेटा, ये दोनों हो गए, ये हो गया तुम्हारा आंसर। मैंने कहा था बहुत आसान सवाल है। चलो बच्चों आगे देखते हैं। ठीक है, अब मुश्किल सवाल का नंबर है। अब मुश्किल सवाल का नंबर है बच्चों, शाबाश। आसान सवाल हो चुका है, डिफ़िकल्ट सवाल की तरफ चलेंगे अब। अब डिफ़िकल्ट सवाल की तरफ चलेंगे। डिफ़िकल्ट सवाल लिख रहा हूँ बेटा। एक्स अक्ष पर गतिमान एक कण का वेग, समय, ग्राफ दिखाया गया है। अब मैं ग्राफ बना के दूंगा बेटा आपको। देखो, ये वेग समय ग्राफ बना के दूंगा बच्चों आपको मैं। ये हो गया समय और ये हो गया वेग। और ये ग्राफ बेटा ऐसा है, यूं, ऐसा, ठीक। अब आया कण का विस्थापन, समय, ग्राफ बनाइए। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, कण का त्वरण, समय, ग्राफ बनाइए। और ये जो है ना बेटा सवाल, ये जो ग्राफ है दिखाया गया है परवलयाकार। बता दिया मैंने, परवलयाकार, क्योंकि मैं इसको परवलय बताऊंगा तभी तुम आगे बढ़ोगे। ये परवलयाकार है, ये जो ग्राफ है ये परवलयाकार है बेटा। मैं इसे बताऊंगा पहले परवलयाकार है, तभी तुम आगे बढ़ोगे। यानी ये निर्भरता समय पर परवलयाकार है। तो क्या बताना तुम्हें, कण का विस्थापन समय ग्राफ बताना है कैसा होगा, और कण का त्वरण समय ग्राफ बताना है कैसा होगा। ये हायर लेवल है, ये आसान चीज़ नहीं है। इसको साहब है सीधे सिंपल सिंपल लिख लो। ये जेई नीट है, सीधा सवाल है, ये ले बेटा। और ये इजी लेवल है, इसमें इजी लेवल लिख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गति के तीसरे समीकरण को घुमा के रखा हुआ है बस यहाँ पे, और कुछ नहीं है इसमें। ये सिंपल सवाल है, ये सवाल मुश्किल है, ठीक। और ये ग्राफ कैसे बनते हैं पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कस हो गया बेटा, शाबाश। कर दो बच्चों, कर दो, करो बच्चों, करो, शाबाश। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मज़ेदार, मेहनत करो बच्चों। 11वीं में न्यूमेरिकल सीरीज़ शुरू की हुई है मैंने यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। ये मेरी यूट्यूब सीरीज़, न्यूमेरिकल सीरीज़ बेटा यूनिक है। और ये वीडियो रहेंगे यूट्यूब पर, अच्छे से देख लो, सारे सारे वीडियो के न्यूमेरिकल कर लो, अपने आप कर लो, अपने किसी टीचर से हेल्प ले लो। कहीं ना कहीं आप ट्यूशन पढ़ रहे होंगे, कोचिंग पढ़ रहे होंगे। अगर आप मेरे कोर्स में नहीं है, मैं यूट्यूब वालों को बोल रहा हूँ, जो मेरे कोर्स में पढ़ रहे हैं बच्चे वो तो पढ़ ही रहे हैं, उनकी तो छोड़िए आप।
मैं यूट्यूब वालों को बोलता हूँ कि अगर आप ऐसा कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं, कहीं कोचिंग पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, तो अगर इस न्यूमेरिकल सीरीज़ में कोई सवाल आपका के लिए प्रॉब्लम कर रहा है, कोई मेथड आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा है, तो बेटा अपने टीचर से उसको डिस्कस कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, उसको पढ़ लें, उसको क्लियर कर लें। बेटा सारे क्वेश्चन जेन्युइन है, सारे सवाल मैं आपको जेन्युइन दूंगा, अच्छे लेवल पर दूंगा, बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट देगी इस जो न्यूमेरिकल सीरीज़ है, आपको जेई नीट लेवल पे बहुत बढ़िया डेवलपमेंट देगी ये। ठीक, चलो बच्चों आगे देखते हैं। ये रहा वो सवाल जो आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इसे हटा देते हैं, वेरी सिंपल। ये लो बेटा, शाबाश। चलो बेटा, सबसे पहले क्या बनाने वाले हैं, मैंने कहा कि ये वेग और समय का ग्राफ परवलयाकार है, ये परवलयाकार है। तो ये जो परवलय है इसका समीकरण जांच करें बेटा, कैसा होता है इसका समीकरण होता है ए टी माइनस बी टी स्क्वायर, ऐसे रूप में इसका समीकरण होता है। ए टी माइनस बी टी स्क्वायर टाइप का ये परवलय है। ठीक, अब मैं कहूँगा कि साहब ये तो डी एक्स बाई डी टी है, विस्थापन परिवर्तन की दर है, तो बेटा ये ऐसा लिख दूंगा, मैं समाकलन कर दूंगा, ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर बाई 2 माइनस बी टी क्यूब बाई 3, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक, तो ग्राफ टी स्क्वायर टी इस तरीके से बेटा देखें ध्यान से, तो स्क्वायर हो गया, ये टी हो गया। ठीक, अब ये ग्राफ कैसा होगा, अगर मैं देखें इसको तो टी स्क्वायर को कॉमन ले लूँ, तो ये बन गया ए बाई 2 माइनस बी टी बाई 3, ऐसा। तो x का मान t बराबर 0 पर 0 है और t के किसी और मान पर भी 0 है, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है। ठीक, ऐसा ही ग्राफ है और t में ऐसे 3 मान होंगे जब x का मान 0 होगा, विस्थापन में 0 होगा। यानी वेग यहाँ 0 है, यहाँ वेग पॉजिटिव है, यहाँ वेग नेगेटिव है, क्योंकि वेग परिवर्तन बेटा देखो ऐसे, पहले वेग क्या हो रहा है, पॉजिटिव था, घट रहा है 0 हो गया, फिर माइनस की तरफ घूम रहा है वेग, ऐसे देखो। तो ये वेग के आधार पे आना जाना है, ये वाला ग्राफ है। ठीक, तो कुल मिलाकर ग्राफ की शेप, ग्राफ की आकृति ऐसी ही होगी। टी का कोई मान होगा जहाँ पे 0 होगा धनात्मक, और टी बराबर 0 पर ये धनात्मक यानी 0 होगा, ऐसा ही ग्राफ होगा, लेकिन आकृति अजीब होगी। अब देखो कैसे बना दें इसको, तो 0 पर ले जाते हुए और ये हो गया तुम्हारा t का मान अगर 1 से कम होगा तो वेग पॉजिटिव की तरफ, वेग पॉजिटिव है आगे की तरफ जाएगा, फिर वेग कम हो जाएगा, तो वेग जब 0 होगा तो उस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा। वेग जब 0 होगा तो विस्थापन समय ग्राफ का, बेटा यहाँ देख वेग 0 है, एक बार कंफर्म कर, यहाँ पे वेग मतलब एक वेग की एक पॉजिटिव वैल्यू है, वेग परिवर्तन 0 है, यहाँ पे वेग 0 है, यहाँ पे वेग 0 है, त्वरण नहीं है, वेग परिवर्तन यानी कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ग्राफ धीरे धीरे सीधी रेखा में बदल जाएगा और धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो ये ग्राफ बेटा ऐसे होते हैं, ये यूँ ऐसे ग्राफ होते हैं ये। ठीक, अब देख 3 बार 0 है, 1 2 3 बार 0 है ये ग्राफ, इस तरह का ग्राफ है ये, हो गया। अब आया त्वरण समय ग्राफ। अब बेटा ये वेग है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, वेग को पकड़ ले, वेग है ए टी माइनस बी टी स्क्वायर। अगर त्वरण चाहता है तो इसका अवकलन कर दे डी वी बाई डी टी ए माइनस 2 बी टी, तो ये त्वरण हो गया, देखिए त्वरण हो गया। अब त्वरण समय ग्राफ बनाना है तो ये बन गया, देखिए टाइम इधर, ये त्वरण कैसा है, पॉजिटिव है। उसके बाद कैसा है बेटा, घट रहा है त्वरण, समय बढ़ रहा है, त्वरण घट रहा है, देखो ये आ गया। तो कुल मिलाकर अगर वेग पैराबोलिक है, अगर वेग परवलय आकार है, तो विस्थापन समय ग्राफ ऐसा होता है ना, त्वरण समय ग्राफ ऐसा होता है। ऐसे परवलय के लिए ऐसा परवलय, अगर परवलय उल्टा हो जाए तो ये ग्राफ उल्टे हो जाते हैं, ये यूँ हो जाएगा ऐसे और ये बढ़ जाएगा ऊपर की तरफ। तो निर्भर करता है कि ये परवलय कैसा है। ये परवलय नीचे की तरफ खुलता हुआ है बेटा, ऐसे देख, तो ये ग्राफ ऐसा है। अगर ये परवलय नीचे से यूँ खुल जाए, नीचे ऊपर की तरफ खुले, तो ये ग्राफ की शेप बदल जाएगी, ऐसे हो जाएगा, है ना। यही चीज़ जो कि तो पलट जाती है, इसी का प्रतिबिंब बन जाता है, इसी का प्रतिबिंब बन जाता है। अभी तो ऐसा ही है बच्चों, ध्यान रखना, जैसा ऐसे बना है इसका प्रतिबिंब बन जाएगा अगर ये ग्राफ यूँ पलट गया तो। और ये त्वरण है, ये भी ऊपर को चला जाएगा। अगर पॉजिटिव करेंगे तो ग्राफ
कुछ इस तरीके से ऊपर को पॉजिटिव त्वरण की तरफ बढ़ जाएगा, वेग बढ़ेगा। यहाँ पे वेग घट रहा है, यहाँ पे वेग घट रहा है। ठीक है बच्चों, कंफर्म हुआ? शाबाश। चलो अब लेते हैं इजी लेवल। बेटा यहाँ लिख लेता हूँ इजी लेवल। अब इजी लेवल का देख लेना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? इजी लेवल का लिख लेना एग्जाम्पल। एक गेंद को ऊपर की तरफ या ऊपर की ओर इस प्रकार फेंका गया कि 20 मीटर ऊंचाई पर खड़ा एक व्यक्ति गेंद को 10 सेकंड के अंतराल में 2 बार देखता है। यदि g बराबर 10 मीटर पर सेकंड हो, सेकंड स्क्वायर हो, तो गेंद को किस वेग से फेंका गया? ले बेटा आसान सवाल है, मैं इसका चित्र बना के दे दूंगा बच्चों तुम्हें। देखो ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है ज़मीन से 20 मीटर की ऊंचाई पर। बेटा ये जो ऊंचाई है ये 20 मीटर है ऐसे, और कोई गेंद यहाँ से फेंकी गई है ऊपर की तरफ, और जब ये लौट के आती है तो ये 2 बार इसे देखता है, एक बार जाते हुए एक बार आते हुए। ये व्यक्ति अपने सामने गेंद को देखता है, एक बार जाते हुए एक बार आते हुए, 2 बार देखा। तो 2 बार जो देखता है, अगर यहाँ का टाइम t1 है और बेटा यहाँ का टाइम t2 है, तो ये देखता है t2 माइनस t1, ये है 10 सेकेंड। ये टाइम t2 है। शाबाश। यानी जब गेंद को यहाँ से फेंका ऊपर जा रही है, ये खड़ा हुआ व्यक्ति 20 मीटर की ऊंचाई पे खड़ा है, यहाँ देखता है गेंद को, है ना। फिर ये घूम के आती है गेंद, फिर देखता है, तो इन दोनों में जो गैप है वो 10 सेकंड का है। और ये कह रहे हैं 20 मीटर के ऊंचाई पर ये घटना हो रही है, तो यहाँ जो गेंद जिस वेग से फेंकी गई u, कह रहा है ये u क्या है, ये u क्या है, u की वैल्यू क्या है, ये सवाल है। बेटा कर लो, निम्बल इजी लेवल यानी गति के समीकरणों पर आधारित सवाल है, सिंपल सा सवाल है, इस पे समीकरण लगा के इसे हल कर दो। मेरे वाला क्वेश्चन, अच्छा अंकुर का सवाल आया था एक व्हाट्सएप पे, ओके देते हैं बेटा। अभी तुम्हारे वाला क्वेश्चन निकाल रहा हूँ इसके बाद अंकुर, शाबाश। एक बच्चे का डाउट आया है हमारे फुल कोर्स में, ये क्वेश्चन जो इन्होंने भेजा है दरअसल ये मोशन इन 2D का सवाल है बेटा, ये मोशन इन 1D का सवाल नहीं है, लेकिन हम करेंगे आपका सवाल। मोशन इन 2D का सवाल है, ये समतल में गति का सवाल है ये। अब यही ले रहा हूँ बेटा, ये देख खोल लिया मैंने पैकेज, ठीक है। पहले इसे कर दें, उसके बाद इसे करेंगे। तो बच्चों पढ़ लो सवाल को। एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंका गया और 20 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा व्यक्ति इस गेंद को 10 सेकंड के समय अंतराल में 2 बार देख लेता है, यानी एक बार जाते हुए देखता है, एक बार ऊपर से जब गेंद लौट के आती है तब देखता है। तो कह रहे हैं कि किस वेग से गेंद को फेंका गया था। बड़ा चर्चित सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। 20 मीटर की हाइट पर हमने लगा रखा है इसको। शाबाश बच्चों, हल करो, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई समीकरण लगा दो बेटा। तो यहाँ पर क्या वेग मान लेते हो v, और यहाँ पर टॉप पे क्या वेग हो जाता है 0। ये तो बात पक्की है भाई। यहाँ अंतिम बिल्कुल आखिरी की ऊंचाई के बिंदु पर जो वेग होगा कितना होगा 0,
और यहाँ कितना मान लिया v, यहाँ कितना मान लिया u, ऐसा हो गया है। अच्छा यहाँ अगर v मान लो और यहाँ देखूँ तो ये कुल समय कितना है, देखो यहाँ से यहाँ जाने आने का समय कितना है 10 सेकंड। तो इसका मतलब ऊपर जाने का समय यहाँ से 5 सेकंड का है और आने का भी 5 सेकंड का है। ये बात पक्की हो गई भाई। इस बिंदु से अगर ऊपर तक गेंद जाती है 5 सेकंड में जाती है, 5 सेकंड में आती है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का समय कितना 5 सेकंड। और तो v की वैल्यू मिल गई, तो v कितना हो गया, v बराबर यहाँ पे हम देख रहे हैं 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा बेटा। देख कैसे आया ये 50 मीटर पर सेकंड। हमने समीकरण यहाँ और यहाँ लगाया, देख कैसे। हम अगर यहाँ और यहाँ समीकरण लगाते हैं तो हम 0 v-5 इंटू 10 जी का मान, तो v बराबर 50 आ गया। ये लो, ये आ गया। देखो पहला समीकरण लगा दिया, u माइनस जी टी। अब u माइनस जी टी को यहाँ लगाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक लगाओ। देखो एक बार यहाँ पे 0, यहाँ पे v माना 5 सेकंड का समय, g का मान क्या लगाया, g का मान लगाया 10, तो देख v का वैल्यू आ गया 50। अब यहाँ u और v पे समीकरण लगा दूँ, हाँ तो ठीक है। अब देखो v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2gh, ये कितना h है 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक देखा जाए u से v तक, तो ये कितनी ऊंचाई है 20 मीटर। तो 20 मीटर लग गया, 2gh की जगह 20 लग गया। ये देख, और ये कितना है, ये 50 है। ये देख, तो u स्क्वायर माइनस g का मान कितना 10, तो ये हो गया 400। तो u स्क्वायर कितना हो गया, ये कितना हो गया 2500, तो ये हो गया 2900। तो u कितना हो गया, वर्गमूल 2900 मीटर पर सेकंड। ये लो बेटा, ठीक। तो समीकरण कहाँ कहाँ लगाए बच्चों, एक बार यहाँ से यहाँ लगा दिया। देखो यहाँ से जब फेंका गया यहाँ पे, यहाँ से, और जहाँ पहुँचा यहाँ पे भी पे यहाँ लगा दिया बाद में। पहले यहाँ से यहाँ लगाया। हम जान रहे हैं कि यहाँ इस खिड़की के पास जब ये व्यक्ति इसको देख रहा है तो यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेकंड में लौटा, तो इसका मतलब 5 सेकंड में ऊपर गया, 5 सेकंड में नीचे आया। इसका मतलब 5 सेकंड में जब ये ऊपर गया इसका वेग खत्म हो गया, शून्य हो गया, अधिकतम ऊंचाई तक पहुँच गया। अधिकतम ऊंचाई तक पहुँच गया तो कितना वेग होगा यहाँ पे, तो वह समीकरण लगा दिया। देख ये रहा ये समीकरण। अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग यहाँ क्या माना v माना, और माइनस जी टी, जी का मान कितना माना 10, टाइम कितना लगाया 5 सेकंड। ये 5 सेकंड क्यों लगाया बच्चों, याद आ रहा है, क्योंकि ये अंतराल है यहाँ से लेके आने जाने का 10 सेकंड का अंतराल है। ये देखो ठीक है, तो कन्फर्म हुआ। अब जो बच्चे का डाउट है, होमवर्क शीट बेटा डाउनलोड करें। इस वीडियो के नीचे PDF है, उसे डाउनलोड करके अपने गति के सवाल करें। गति को अच्छा करना बेटा, शाबाश। चलो बच्चों, और इसके बाद क्लास 12वीं की है, निश्चित समाकलन बेटा पढ़ा रहे हैं। निश्चित समाकलन लगाना सिखाऊंगा आज मैं आपको क्षेत्रफल निकालना सिखाऊंगा निश्चित समाकलन से। अगर कोई बच्चा 12वीं क्लास का है, JEE नीट का शौक़ रखता है, तो उसका स्वागत है इस न्यूमेरिकल सीरीज़ में। अगर आप बेटा नीट का शौक़ रखते हैं, JEE नीट का, और फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, तो आपका स्वागत है इसमें, ठीक। ओरिजिनली वही कंटेंट दूंगा बेटा जो होना चाहिए। यूट्यूब पे व्यू बढ़ाने के लिए नहीं दूंगा कुछ भी, जो होना चाहिए वही दूंगा। मेरी ईमानदारी की जांच करना तुम लोग मेरी ईमानदारी की जांच करना, जो होना चाहिए वही दूंगा। यूट्यूब पे व्यू बढ़ाने वाला कुछ नहीं दूंगा। मेरे यूट्यूब पे व्यू आते ही नहीं है, मैं बढ़ाता ही नहीं यूट्यूब पे वो, मैंने कभी कोशिश नहीं करी, ठीक। ऐसा नहीं है कि मेरी कोशिश नाकाम होगी, पर मैंने करी नहीं वो नाकाम कोशिश मैं करता ही नहीं ऐसा, मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं, अपने मन को फंसाता ही नहीं मैं। हाँ, ये कह रहा है अ पार्टिकल मूव इन XY प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद x एक्सिस एट t इक्वल टू द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन एंड इट्स वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकंड अलोंग द x एक्सिस। फाइंड द वेलोसिटी एंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकंड। तो ये बेटा अंग्रेजी में आ गया सवाल, मैं इसे बता देता हूँ कि सवाल क्या है। ये डाउट है व्हाट्सएप ग्रुप का, और ये डाउट है पेड स्टूडेंट का। बच्चे का नाम है अंकुर, ये अंकुर का डाउट है। ये बच्चा है JEE नीट सेक्शन में, JEE नीट फुल कोर्स में है अंकुर, ये उसका डाउट है। ओके शाबाश। चलिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं XY प्लेन में एक पार्टिकल गति करता है। XY प्लेन में एक ऑब्जेक्ट, एक पार्टिकल गति करता है।
एक्स वाई तल में एक पार्टिकल गति करता है, ये वाई है और बेटा ये एक्स है, सिंपल सी बात है। इन्होंने कहा पार्टिकल जैसा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 1 पाई इन द डायरेक्ट मेकिंग एंगल सिटी विद एक्स एक्सिस। इस पे ऑब्जेक्ट पे एक एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, ये ए है और इसकी वैल्यू है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये एंगल थीटा पर है, थीटा का मान 37 डिग्री है। ये पार्टिकल के ऊपर एक एक्सेलरेशन लगी हुई है बेटा इस डायरेक्शन में, ये मान लीजिए पार्टिकल है। ओके शाबाश। टी बराबर 0 पार्टिकल एट ऑरिजिन, टी बराबर 0 पर पार्टिकल यहाँ पर है, ऑरिजिन पर है, मूल बिंदु पर है। इसकी वेलोसिटी इस तरफ को है एक्स एक्सिस पे, ये है यू वेक्टर और ये बेटा 8 आई कैप है, 8 आई कैप मीटर पर सेकंड। और ये जो एक्सेलरेशन है ये थीटा पर है, तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा, एक हो जाएगा ए कॉस थीटा आई कैप और दूसरा हो जाएगा ए साइन थीटा जे कैप। ओके बच्चों, एक्सेलरेशन एक थीटा कोण पर है, पार्टिकल पे जो वेग दिया गया प्रारंभिक वेग वो 8 मीटर पर सेकंड है एक्स एक्सिस पे, डन। और पार्टिकल में जो एक्सेलरेशन है दरअसल वो एक कोण पर है एक्स एक्सिस से, उसके दो कंपोनेंट होंगे, घटक होंगे, जिसकी वजह से ए कॉस थीटा का एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे जाएगा, ए साइन थीटा का वाई एक्सिस पे जाएगा। तो बेटा अब ये सवाल सरल हो गया। अब हम लिखेंगे एक्स अक्ष पर गति, तो एक्स अक्ष पर गति वी एक्स 8 प्लस ए कॉस थीटा टी और विस्थापन 8t प्लस हाफ ए कॉस थीटा टी स्क्वायर। ये बेटा एक्स अक्ष की गति हो गई है, देख ले ऐसे, क्योंकि एक्स अक्ष पर जो प्रारंभिक वेग है वो 8 है और यहाँ त्वरण है ए कॉस थीटा, तो ये एक्स अक्ष की गति हो गई है। अब वाई अक्ष पर गति, वाई अक्ष पर गति, शाबाश प्यारे बच्चे, ये है वी वाई। वाई अक्ष पर कोई वेग नहीं दिया बेटा आपने, वाई अक्ष पर आपने कोई प्रारंभिक वेग नहीं दिया, तो ये 0 हो गया। और ये है ए साइन थीटा टी, वाई अक्ष पर विस्थापन हो गया बेटा 0t प्लस हाफ ए साइन थीटा टी स्क्वायर। ले बेटा ये दोनों गति हो गई हैं। अब यहाँ पे जानकारी मांगी है आपसे 4 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, तो t का वैल्यू 4 रख दें बेटा, t बराबर 4 सेकंड पर, t का वैल्यू 4 रख देंगे बेटा। तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो वी एक्स कितना हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा 8 प्लस ए कॉस थीटा इंटू 4। बेटा x कितना हो जाएगा 8 इंटू 4 और यहाँ पे देख 4 चौक 16, 8 ए कॉस थीटा प्लस 8 ए कॉस थीटा, ऐसे। अब आया वी वाई, वी वाई कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से वी वाई निकाल ले, देखिए यहाँ रहा ए साइन थीटा टी, 4 ए साइन थीटा और y कितना हो जाएगा, ये रहा 0t हाफ ए टी स्क्वायर, यानी यही हो जाएगा 4 चौक 16, 8 ए साइन थीटा। ये आ गया बेटा आंसर, ये रहा वेग, ये रहा विस्थापन। ठीक, अब आई बात कि जो थीटा है सर, इससे साइन थीटा कॉस थीटा कैसे निकलेंगे बेटा। साइन थीटा यानी साइन 37 का मान होता है 3/5 और कॉस थीटा यानी कॉस 37 का मान होता है बेटा 4/5। तो ये जो मान है साइन थीटा कॉस थीटा के, वहाँ लगा दे, यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा लगा दे, तो ये हो गया एक्स अक्ष पे वेग, एक्स अक्ष पे विस्थापन। ठीक, और ये हो गया वाई अक्ष पे वेग, वाई अक्ष पे विस्थापन। ठीक, तो एक्स और वाई क्या हुए बेटा, एक्स और वाई क्या हुए, देखो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। ठीक, तो किसी समय जब ये कण चलेगा यूँ यहाँ पे इस जगह पे, तो इसमें एक निर्देशांक होगा x का, एक होगा y का, तो ये x और y के मान कहाँ से मिलेंगे, एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा। तो अंकुर इक्वेशन बनाना तुम्हें आता बेटा, इक्वेशन बनाना तुम्हें आता है, और समतल में गति जब चलेगी तब तो मज़े हैं, तब तो मैं ऐसे पता नहीं कितने सवाल कराऊंगा तुम्हें। ओके डन, शाबाश। सुनिधि, अंकुर,
स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है बेटा, हो जाता है स्क्रीनशॉट, अभी नहीं हो रहा होगा पता नहीं स्क्रीनशॉट का, तो मैं भी परेशान हूँ कई बार मेरा भी नहीं होता, कई बार मुझे याद रखना पड़ता है फ़ोटो खींच लेता हूँ कई बार मैं बोर्ड का, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट नहीं होता तो मोबाइल से फ़ोटो खींच लेता हूँ, क्योंकि मुझे याद रहता है भाई अगली क्लास में क्या पढ़ाना है? शाबाश। चलो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, शाबाश बेटा आगे बढ़ जाते हैं। तो ये अंकुर का डाउट था, जेई नीट सेक्शन में अंकुर पेड स्टूडेंट है, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ये सवाल था, ये डाउट था, ये सॉल्व हो चुका है। ओके शाबाश। बच्चे एडवांस चल रहे हैं, समतल में गति का सवाल था, सरल रेखा में गति का कोई डाउट हमारे बच्चों का नहीं आया, सब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाबाश बच्चों, आगे सवाल लिखें, अगला सवाल करें, जेई नीट की यात्रा शुरू करें। शाबाश। तो कैसा सवाल होना चाहिए बच्चों? आसान सा होना चाहिए कि मुश्किल सा होना चाहिए, बताओ कैसा सवाल होना चाहिए? ये यूट्यूब पे ना कुछ कुछ पागल किस्म के लोग हैं, ये यहाँ से किसान एकता की बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो फालतू में इतना सारा क्यों कर रहे हो कमेंट यार? सारा सिस्टम ख़राब कर दे रहे हो आप एक ही बार कमेंट कर दो यार। एक और है देखो, ये भी कोई बेवकूफ़ है कोई, ये भी पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहा है यहाँ पे, इनको सबको ब्लॉक करना। यूट्यूब पे वायरस बहुत हैं यार, यूट्यूब पे वायरस बहुत है, बहुत वायरस हैं यूट्यूब पे, बड़े वायरस हैं। एक कह रहा थोड़ा बड़ा लिखिए, बड़ा लिखूंगा तो आएगा कहाँ से फिर? अजीब अजीब प्रॉब्लम है। अभी बार सर्वाइविंग यार क्लास दे रहे हैं, मतलब यूट्यूब पे हम क्लास में यूट्यूब पे दे रहा हूँ बच्चों, लेकिन अजीब अजीब डिमांड है, मतलब कभी कहते हैं छोटा लिख दिया, कभी कहते हैं बड़ा लिख दिया, और कुछ तो ऐसे मान होते हैं यूट्यूब पे मुझे गाली दे के चले जाते हैं। उन्हें नाराज़गी है कि मेरा कोर्स यूट्यूब पे फ्री क्यों नहीं है, उन्हें दिक्कत है। जब जाते हैं यूट्यूब चैनल पे तो वीडियो रुके हुए दिखते हैं। अब भाई आपको लाइव क्लास मिल रही है फ्री में बेटा, ये देख लो आप, पूरी दुनिया फ्री में मांग रहे हो, तो ये अभी होता है यूट्यूब की अजीब दुनिया यूट्यूब की। चलो बच्चों अगला सवाल कर लो, शाबाश। उदाहरण, ठीक, अब लिख रहे हैं उदाहरण, ठीक। अब चलिए देखते हैं। एक वस्तु को 100 मीटर की ऊंचाई से 30 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधा नीचे की ओर फेंका गया, ज्ञात कीजिए कि अंतिम सेकंड में वस्तु कितनी दूरी तय करेगी। बेटा मनोरंजनदार सवाल है, ठीक, ये सवाल है, और जी का मान है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जी का मान लगाना बेटा। शाबाश बच्चों, हल कर दो, शाबाश। ये लो, एक वस्तु को 100 मीटर की ऊंचाई से, यानी ये जो है ये क्या है, ये है 100 मीटर से सीधा नीचे की तरफ फेंक दिया गया, सीधा नीचे की तरफ। अंतिम सेकंड में ये कितनी दूरी तय करेगी? 100 यानी जब ज़मीन पर टकरा रही है तब कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो मान लो ये वस्तु है यहाँ पे, और इसको सीधा नीचे की तरफ u बराबर 30 मीटर पर सेकेंड से इसको फेंका गया, और बेटा ये ज़मीन है यहाँ पे, ऐसे ये मान लेते हैं, और ये जब नीचे आएगी तो अंतिम सेकंड में, ये मान लेते हैं अंतिम सेकंड की दूरी ये है बेटा, ये s ये है, ये कितना होगा अंतिम सेकंड में कितना चलेगी? तो किस तरीके से करोगे बच्चों? अंतिम सेकंड में, टेक्निकल सवाल है, इतनी बड़ी टेक्निक भी नहीं है, एक टेक्निकल सवाल है, पूरी अंतिम सेकंड में। तो हम क्या करते हैं बच्चों इसमें हल, कुल समय है ना,
वस्तु द्वारा भूमि तल तक पहुंचने में लिया गया कुल समय t है, तो 100 बराबर 30t प्लस 1/2 10t स्क्वायर, 100 बराबर 30t प्लस 5t स्क्वायर, ये समीकरण है बेटा। यदि यहाँ से लेके और यहाँ तक कुल समय कितना लिया है t, कुल t समय लिया है। और ये कितनी ऊंचाई है बेटा, ये कितनी ऊंचाई से फेंका, 100 मीटर से इसको फेंक के मारा है 30 मीटर पर सेकंड से। तो कितने समय में पहुंच जाएगी ज़मीन पे, यहाँ से जो समय आएगा उससे पहुंच जाएगी, पक्की बात है। अंतिम 1 सेकंड में, अंतिम 1 सेकंड में। अब अंतिम 1 सेकंड में मुझे निकालना है कितना होगा, है ना, यानी मुझे ये निकालना है ये अंतिम 1 सेकंड वाला। तो जो ऊपर वाली जो दूरी है बेटा, ये कितने में होगी फिर, ये होगी 100 माइनस s बराबर 30 t माइनस 1 प्लस 5t स्क्वायर, 5t माइनस 1 का स्क्वायर। ये समीकरण है बेटा, देख लो यही समीकरण है कि नहीं। 100 माइनस s, ये होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो दूरी होगी ये कितनी होगी बेटा, यहाँ से यहाँ तक की, ये होगी 100 माइनस s। अच्छा, यहाँ तक का टाइम कितना होगा, 1 सेकंड कम हो जाएगा, तो t नहीं होगा बल्कि t माइनस 1 होगा, 5 हाफ GT स्क्वायर। ये 5 कहाँ से आया बच्चों, हाफ GT स्क्वायर से। तो t की जगह पे क्या आया, t माइनस 1। तो यह समीकरण नंबर 2 है, ये लो। और ये समीकरण नंबर 1 है, ये लो। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करके s का मान तुम्हें निकालना है, ठीक। तो क्या हमारा गणित इतना विकसित है, क्या हमारा गणित इतना डेवलप हो चुका है कि हम यहाँ s का मान निकाल देंगे सीधे सीधे यहाँ से बिना टाइम निकाले। बेटा टाइम यहाँ से निकालना पड़ेगा, वहाँ लगाना पड़ेगा, वहाँ लगाना पड़ेगा टाइम, यहाँ से निकाल के वहाँ लगाना पड़ेगा टाइम। तो टाइम की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं बच्चों आसानी से। कैसे निकालेंगे यहाँ से टाइम की वैल्यू, बताओ इस समीकरण से कैसे निकालेंगे टाइम की वैल्यू। इसके गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो बेटा, शाबाश। यहाँ से देखते हैं, ये हो गया 5t स्क्वायर प्लस 30t माइनस 100 बराबर 0। ये रही वो समीकरण, टाइम का मान। तो टाइम की वैल्यू यहाँ से गुणनखंड हो रहे हैं बेटा, देखो जरा एक बार, क्या 5 से कट जाएगा, कट जाएगा सर, 5 से काट दें पहले। ये हो गया 6t और ये हो गया माइनस 20, ये हो गया। तो क्या इसके कुछ गुणनखंड हो रहे हैं, ऐसे सीधे सीधे नहीं हो रहे हैं। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू यहाँ से निकालो, -6 प्लस वर्गमूल 36 प्लस 80/2, ये आ गया टाइम। देखो ये टाइम है। अभी 80 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 116, उसका वर्गमूल करेंगे, टाइम लगाएंगे यहाँ से, और फिर यहाँ इस टाइम को बेटा यहाँ लगाएंगे 1 सेकंड कम करके, 1 सेकंड कम करके यहाँ पुट कर देंगे इसमें। तो यहाँ से s का मान आ जाएगा, अंतिम 1 सेकंड में दूरी आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। हम एक विशेष सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला याद रखते हैं, क्या होता है ये फॉर्मूला, एसेंथ कितना होता है ये फॉर्मूला, u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1, यही होता है बेटा, है ना। ये हम रखते हैं ना, एक विशेष सेकंड में चली गई दूरी, लेकिन हमारे पास ये n होना चाहिए, कुल कितना समय लगा, ठीक, nवें सेकंड में दूरी है ये। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू लगा लूँ, t की वैल्यू निकाल लूँ, तो ये संख्या नहीं है, ये कोई नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि t की कोई पूरी वैल्यू नहीं आ रही है, t की वैल्यू दशमलव में आएगी। तो इसलिए ये समीकरण यहाँ इनवैलिड है, ये नहीं लगेगा यहाँ पे, मतलब रट्टा नहीं चलेगा। यहाँ पर ये 2 समीकरण हैं जो हल करने पड़ेंगे, है ना।
चलो बच्चों, सोने दी ने कहा स्क्रीन शॉट नहीं आ रहा सर। बेटा ये क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये समीकरण लगा लिया यहाँ पे, पूरा समय कितना माना यहाँ तक आने का टी, और ये दूरी 1 सेकंड में कितनी मानी एस। तो ये दूरी कितनी हो गई 100 माइनस एस, और यहाँ समय कितना हो गया टी में से 1 सेकंड कम करके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 100 माइनस एस चलेगा, 1 सेकंड कम हो जाएगा, पक्का बेटा। और पूरा 100 चलने में, यहाँ से पूरा यहाँ तक आने में टाइम कितना है टी, कितना मीटर है 100। तो ये समीकरण काम करेगा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करके एस का मान निकालना है। टाइम का मान भी आएगा, टी की वैल्यू भी आएगी, एस की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके डन, शाबाश। चलो बच्चों आगे बढ़े, शाबाश। उदाहरण, रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक लड़का अंतिम डब्बे से 50 मीटर पीछे खड़ा है। ध्यान रखना बेटा, रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक लड़का अंतिम डब्बे से 50 मीटर पीछे खड़ा है। अब देखो यहाँ पे चित्र बनेगा, देखो मैं चित्र बनाऊंगा अब यहाँ पे। ये मान लीजिए गति की दिशा है, ये है गति की दिशा, ये है गति की दिशा, और यहाँ पर एक रेलगाड़ी है बेटा ऐसे, ये रेलगाड़ी है देखो ऐसे, और ये इसके डब्बे हैं, ये रेलगाड़ी के पहिए बना दिए मैंने। कहता है अंतिम डब्बे से, अंतिम डब्बे में कोई खिड़की है, उस खिड़की से ये लड़का 50 मीटर पीछे खड़ा है, ये 50 मीटर पीछे है। अचानक रेलगाड़ी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अचर त्वरण से चलना प्रारंभ कर देती है। तभी लड़का एक अचर चाल u0 से भागना प्रारंभ कर देता है। u0 का मान क्या होना चाहिए कि लड़का गाड़ी में चढ़ जाए? ये है बेटा सवाल। सवाल को फिर से पढ़ ले। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक लड़का अंतिम डब्बे से 50 मीटर पीछे खड़ा है। अंतिम डब्बे से 50 मीटर पीछे खड़ा है ये लड़का। ये मोबाइल पे बात कर रहा है,
तुम लोग बहुत दूर खड़े होगे ना, मोबाइल पे बात करते हो, ट्रेन निकल जाती है, बस छूट जाती है। हाँ, ये खड़ा है यहाँ पे लड़का, अब ये मोबाइल पे बात कर रहा है अपने दोस्तों के साथ में। अच्छा, अचानक ये रेलगाड़ी 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से चल पड़ती है आगे की तरफ। तो लड़का भागता है, लड़का एक कांस्टेंट स्पीड से भागता है, तेज भागता है लड़का। कह रहा ये चाल, जिस चाल से लड़का भागता है, हमने कहा इसको कि लड़का भागता है यू नॉट से, कांस्टेंट स्पीड से भागता है। तो लड़के का यू नॉट कितना होना चाहिए, कितनी चाल से भागे कि लड़का ये 50 मीटर की दूरी तय कर जाए, इस डब्बे में, गाड़ी में चढ़ जाए, ये सवाल है। ठीक कि बच्चों, करके देखो एक बार। ज़्यादातर लोगों के कमेंट जो है अनवांटेड हैं। यूट्यूब पे ज़्यादातर कमेंट अनवांटेड हैं, जिनका कोई मतलब रोल नहीं है। यूट्यूब पे यूट्यूब पे ज़्यादातर कमेंट अनवांटेड हैं, जिनका कोई रोल नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे कुछ लोग ना, मतलब बदतमीजी वाले कमेंट करने को ही आते हैं बस। उनको कोई लॉजिक नहीं है, उनका पढ़ने पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। उनको लगता है कोई फिल्म चल रही है, कोई पढ़ा रहा है, उल्टा पुल्टा कमेंट करो, चले जाओ। नोट, माहौल ख़राब करने वाली बात है। क्यों करते हैं ऐसा कमेंट? आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, ये आपकी मर्ज़ी पर है। वैसे भी पढ़ना इतना आसान नहीं है कि कोई यूट्यूब पे आएगा और पढ़ के चला जाएगा। नो, अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है, यूट्यूब का कोई रिव्यू नहीं है। किसी जेई नीट के टॉपर ने, किसी अच्छे बच्चे ने नहीं कहा कि मैंने पढ़ाई यूट्यूब से करी और मेरा ये परसेंट आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। नो, एक ने भी नहीं कहा। जबकि पिछले 10 सालों से यूट्यूब भाग रही है पूरे देश में और हज़ारों टीचर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। किसी बच्चे ने नहीं कहा कि मैंने यूट्यूब से पढ़ा, देखिए सर मैंने जेई में टॉपर कर दिया, मैंने नीट में टॉप कर दिया, देखिए सर मेरे 90% आ गए, मैंने यूट्यूब से पढ़ा है, फलाने चैनल से पढ़ा है। किसी बच्चे ने नहीं कहा। फिर भी क्योंकि माहौल ही ऐसा है, क्या करें क्या करें। हम लोग यूट्यूब पे पढ़ा दें, पढ़ा ही रहे हैं। देखो बेटा, क्लास तो यूट्यूब पे जा ही रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो व्हाट इज़ द सीरियसनेस, व्हाट इज़ द गंभीरता क्या है भाई? हाँ, शाबाश बच्चों, आगे चलो। ये आ गया बेटा। देखो अब यहाँ कंसेप्ट क्या है कि सबसे जो आखिरी डब्बा है जिसमें खिड़की है, वो कितने मीटर पर है? 50 मीटर पर है। तो लड़के को भाग कर के ये 50 मीटर कवर करना है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब ये लड़का भागता है, गाड़ी भी चल रही है, तो एक ऐसी स्थिति हो जाएगी कि भाई गाड़ी को लड़का पकड़ ले तो यहाँ पे हो जाएगा। देखो बेटा, मान लीजिए यहाँ पे लड़का है ऐसे, और यहाँ पे लड़का पहुँच जाएगा ऐसे, और बेटा यहीं पे गाड़ी पहुँच जाएगी ऐसे, गाड़ी का आखिरी डब्बा भी यहीं पे आ जाएगा ऐसे। तो जब ऐसा होगा तब जा कर के ये लड़का डब्बे में चढ़ेगा। ऐसी स्थिति होगी बेटा, ये देखो ऐसे, यही तो अभी तो होगा। अच्छा, अब पहले गाड़ी कहाँ पे थी? हम मान लें कि पहले गाड़ी सर यहाँ पे थी, पहले गाड़ी यहाँ पे थी, पहले गाड़ी यहाँ पे थी, और ये दूरी जो थी ये थी 50 मीटर। ये 50 मीटर थी बच्चों, पहले तो 50 मीटर था दोनों के बीच का। अब गाड़ी यहाँ से यहाँ तक चली तो हमने कहा गाड़ी एक्स चल गई साहब। तो लड़का कितना भागेगा? लड़के को ये 50 मीटर भी चलना है और ये एक्स भी जाना है जितना गाड़ी आगे बढ़ गई, तभी तो डब्बे में चढ़ेगा। तो लड़के की दूरी हम लिख देते हैं, लड़के की दूरी ये कितनी हो गई बेटा? ये हो गई 50 प्लस एक्स। अब लिखते हैं गाड़ी की दूरी, गाड़ी की दूरी ये हो गई बेटा एक्स। लड़का कितना भागेगा? 50 भागेगा, और जितना गाड़ी आगे बढ़ गई वो भी भागेगा, तो 50 प्लस एक्स भागेगा ये लड़का। और गाड़ी कितनी भाग गई? एक्स भाग गई। तो यहाँ से सिंपल सी चीज़ हो गई है ना? लड़के की दूरी 50 प्लस एक्स और गाड़ी की दूरी एक्स। तो अगर मैं 50 प्लस एक्स लिखूँ तो 50 प्लस एक्स कितना होगा बेटा? लड़का भाग रहा है अचर चाल से u, तो u नॉट समय ले लिया t। गाड़ी तक पहुंचने में कितना समय ले लिया? यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा दिया लड़के ने? t लगा दिया समय। मान लिया समय t में गाड़ी में चढ़ गया। अच्छा, गाड़ी की दूरी यानी x ये हो गई हाफ
ए टी स्क्वायर, गाड़ी का ए क्या है 2, ये हो गई बेटा, क्योंकि गाड़ी में प्रारंभिक चाल नहीं है, गति का दूसरा समीकरण लगा है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जब गाड़ी पे लगाओगे तो गाड़ी में यू नहीं है, प्रारंभिक चाल नहीं है, गाड़ी में केवल त्वरण है। तो एक्स कितना हो गया, एक्स हो गया बस टी स्क्वायर, ऐसा हो गया देख। अब ये जो x का मान है टी स्क्वायर यहाँ लगा दिया तो समीकरण तैयार हो गया 50 प्लस टी स्क्वायर बराबर यू नॉट टी, ये हो गया। अब यहाँ से यू नॉट का मान चाहिए तुम्हें, कह रहा है ये समय है और ये समय में एक द्विघात का समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मूल वास्तविक होंगे, कोई वैल्यू होगी अगर यू नॉट की तो इसके मूल वास्तविक होंगे। यहाँ से कोई समय आएगा तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, टी स्क्वायर माइनस यू नॉट टी प्लस 50 बराबर 0, ये एक द्विघात का समीकरण है। कह रहा है इसके मूल वास्तविक हों और बराबर हों। मूल कैसे हों, वास्तविक हों और बराबर हों। तो इसमें क्या कहते हैं, विविध कर का मान 0 होना चाहिए, बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये बी है देख, माइनस यू नॉट स्क्वायर बराबर 4ac, 4a यहाँ पे क्या 1 है, ए ये ले, c क्या है 50 है ये ले। तो बेटा यू स्क्वायर कितना आ गया, यू स्क्वायर आ गया 200। तो यू कितना आ गया, यू का मान कितना आ गया, यू का मान आ गया वर्गमूल 200। अब वर्गमूल 200 को क्या लिख सकता है, 10 वर्गमूल 2 मीटर पर सेकंड। ये ले बेटा, कंफर्म हो गया बच्चों, शाबाश, डन है, गाड़ी पकड़वा दी। लड़का किस चाल से भागेगा, वर्गमूल 200 मीटर पर सेकंड से भागेगा। ठीक, कैसे फाइनल किया कि साहब लड़के की और रेल की गति को मिलाकर एक समय में द्विघात का समीकरण बन गया है। हम चाह रहे हैं इसके मूल वास्तविक और बराबर हों, इसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, माइनस बी, देखो बी की जगह पे क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है कि नहीं। तो एक्स की जगह पे क्या टी है, टी में द्विघात है, एक्स में नहीं है, हाँ। तो ये क्या गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बी की जगह पे क्या माइनस यू नॉट, तो माइनस यू नॉट का स्क्वायर 4ac बराबर 4ac, ए की जगह पे क्या 1, सी क्या है 50। तो बेटा देखिए आ गया यू नॉट का स्क्वायर का ये आ गया यू नॉट का मान, है ना। तो यानी लड़का अगर 10 वर्गमूल 2 या वर्गमूल 200, 10 वर्गमूल 2 कहें या वर्गमूल 200 कहें कि चाल से कॉन्स्टेंटली भागे तो गाड़ी को पकड़ देगा। शाबाश बच्चों, ओके। क्वेश्चन ओरिजिनली ये कहाँ से है, क्वेश्चन है पॉले टिपलर फिजिक्स का ओरिजिनल है, ये लगभग 1980 का पब्लिशिंग है भारत में, ये जनरल टेक्स्ट बुक है पॉले टिपलर। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस सवाल की नकल मार दी ओरिजिनली पॉले टिपलर में सवाल था ये पहले, ठीक, फिर इसकी नकल मारी है, बहुत किताबों में आ गया, फिर ये है। ओके, टेक्स्ट मटेरियल है, यानी पाठ्य पुस्तक के अंदर की चीज़ है, पाठ्य पुस्तक का सवाल है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, जेईई नीट में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ओके, शाबाश। चलो बच्चों,